कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम में संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार हम लोगों ने शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा है और आज हम उसके आगे का एक नया टॉपिक हम देख रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। वो है शिक्षण कौशल। क्योंकि शिक्षण कौशलों से संबंधित भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम शिक्षण कौशल से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी की बात करेंगे कि शिक्षण कौशल क्या है और किस किन विद्वानों ने कितने कितने शिक्षण कौशल माने हैं, क्या किया है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण कौशल जो आता है शब्द, तो शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है कि अधिगम को प्रभावी बनाने की जो कला है वो शिक्षण है। यानी कि जब किसी विद्यार्थी को हम कोई भी चीज सिखा रहे हैं, है ना, कोई भी चीज समझा रहे हैं उसको, उसके सामने किसी भी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, तो उसको हम कितने प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, ये शिक्षण है। दूसरा जो होता है कि दूसरी बात करते हैं कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो की जाने वाली क्रिया है वो शिक्षण है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए जो क्रिया की जाती है एक शिक्षक के द्वारा, वो शिक्षण होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाली अंतःक्रिया होती है शिक्षण। दोनों के बीच में अंतःक्रिया इंटरेक्शन चलेगा तभी वो एक शिक्षण होगा, वो शिक्षण होती है। फिर पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए शिक्षण करवाया जाता है कि जो यानी कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, जो विषय वस्तु में पढ़ाई पढ़ानी है, उस विषय वस्तु के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण करवाया जाता है, तो शिक्षण होता है, तो ये शिक्षण कहलाता है। और इसमें अधिगम के लिए उचित स्थितियों का परिस्थितियों का जो होता है वो निर्माण किया जाता है जिसके के द्वारा हम अधिगम जो है प्रभावी बना सके। शिक्षण के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और छात्रों की योग्यताओं और दक्षताओं को विकसित करने की जो कला है वो शिक्षण है। तो एक शिक्षण सामान्य रूप में क्या होता है, क्योंकि शिक्षण वैसे तो क्या है, शिक्षण शब्द कहाँ से आया है, कैसे है, ये सब आप दूसरे अपने जो बीएड के जो सब्जेक्ट चलते हैं उसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट बहुत कुछ पढ़ा है। तो एक सिंपल सी अभी बात कर रहे हैं जानकारी, तो ये तो शिक्षण हो गया। अब शिक्षण की जब बात करते हैं तो दूसरा शब्द आता है, क्योंकि दक्षता और योग्यताओं की बात की हमने कि दक्षता को उत्पन्न करना या दक्षता को पैदा करना, तो दक्षता दक्षता क्या है ना, इसको भी जरूरी है थोड़ा सा हम इस चीज को भी समझने की दक्षता होती क्या है। दक्षता वो होती है कि किसी भी कार्य विशेष को योग्यता और गुणवत्ता के साथ जब संपूर्णता प्रदान की जाती है तो वो दक्षता है। ठीक है, यानी कि जो भी कार्य आपको दिया गया है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर एक तो सबसे पहले तो आपकी योग्यता, क्योंकि जो कार्य आपको दिया जा रहा है उसके आप योग्य होना बहुत आवश्यक है उसमें, तो योग्यता होना और योग्यता के साथ में क्वालिटी। बिना क्वालिटी के चाहे हम कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होता है, खूब ज्यादा नॉलेज है उसको, लेकिन वो एक सही तरीके से संप्रेषण नहीं कर पा रहा है अपने विचारों का, प्रभावी तरीके से शिक्षण नहीं कर पा रहा है, तो उसके योग्यता जो है वो क्या होती है, कहने के दब जाती है। तो योग्यता के साथ में गुणवत्ता का होना भी आवश्यक है। तो जहां पर योग्यता के साथ में गुणवत्ता है वो आपकी दक्षता है, किसी भी काम को करने की, काम विशेष को, तो ये दक्षता वो जरूरी होती है। तो जब शिक्षण की हम बात करते हैं तो शिक्षण में योग्यता के साथ साथ दक्षता का होना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप योग्य तो हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास वो शिक्षण की कला नहीं है, आपको वो चीज नहीं आती कि आप विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, सब कुछ करते, ये आपकी क्या हो जाती है, आप दक्षता उसके अंदर नहीं आती, केवल योग्य है आप, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, आप दक्ष नहीं है, ये कहा जाएगा। तो दक्षता का मतलब क्या हुआ कि योग्यता के साथ में गुणवत्तापूर्ण कार्य करना दक्षता है। अब दक्षता जो होती है वो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो दक्षता दो प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य दक्षता और एक होती है विशिष्ट दक्षता। अब सामान्य दक्षता क्या होती है कि किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से तार्किकता के साथ में और सक्षमता के साथ में जब हम करते हैं तो वो हमारी सामान्य दक्षता होती है। यानी कि जो कार्य हमको दिया गया है उस कार्य को हम बहुत आसानी से, सरलता से, व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं, तो वो हमारी दक्षता है। लेकिन जब यही दक्षता किसी क्षेत्र विशेष में बन जाती है, यानी कि इस क्षेत्र विशेष के लिए हम पूरी तार्किकता के साथ में, प्रभाविता के साथ में, हम वो जब काम गुणवत्ता के साथ में जब हम काम कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो विशिष्ट दक्षता हो जाती है। यानी कि अब हर व्यक्ति, जैसे कि होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो पेंटिंग भी कर लेता है, डांस भी कर लेता है, सिंगिंग भी कर लेता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन विशेष रूप से उसमें क्वालिटी किस चीज की है, उसकी गुणवत्ता किसमें है, यानी कि उसकी दक्षता उसके अंदर मानी जाएगी।
सब में अच्छा है, लेकिन विशेष रूप से वो कौन सा काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी चीजों को निकाल सकता है, बाहर लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो वो उसकी क्षेत्र विशेष की विशेषता हो गई। तो सामान्य दक्षता तो ये हो गई कि हम जब कोई भी काम करें, जो कोई भी काम हमें दिया गया है, उस काम को हम सरलता के साथ में, उच्चता के साथ में, क्वालिटी के साथ में, गुणवत्ता के साथ में हम उसको कर सकें। तो ये तो हमारी सामान्य दक्षता हो गई। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जब यही कुशलता विशेष बन जाती है, तो वो विशिष्ट दक्षता हमारी कहलाती है। अब शब्द आता है हमारा कौशल, स्किल। ठीक है, तो शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण के साथ में दक्षता का होना जरूरी है, और उसके बाद में आती है कौशल की बात। तो कौशल क्या है? तो कौशल वो अनुदेशन क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपने शिक्षण में करता है। क्योंकि अनुदेशन क्या है, ये आपने हमने पिछले वाले ही वीडियो में पढ़ा है, मैं देखा है कि अनुदेशन क्या होता है। निर्देश देना, जानकारी देना, सूचना देना, मार्गदर्शन करना, ये सब कुछ होता है। और शिक्षण क्या होता है कि एक क्लास के अंदर, एक कारांश के अंदर संपूर्ण ये सब चीजें करता है, ये सब क्रियाएं वो करता है। लेकिन उन क्रियाओं को जो करने की जाती है ना, अनुदेशन जो किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से अपनी उन संपूर्ण क्रियाओं को वो संपादित कर रहा है, ये कौशल जो है वो कौशल के अंतर्गत आती है चीजें। क्योंकि उसके अंदर वो विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछता है, अपनी बात का वो स्पष्टीकरण भी करता है, विद्यार्थियों से लिखित काम भी करवाता है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन भी करता है, नवीन ज्ञान भी देने का प्रयास करता है, उसके साथ उसको जोड़ता है। यानी कि क्लास के अंदर, अच्छा फिर उसके अलावा भी क्लास के अंदर विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, उसके उत्तरों को वो कैसे ग्रहण कर रहा है, किस प्रकार से उनके स्वीकृति दे रहा है, अस्वीकृति दे रहा है, किस प्रकार की वो क्लास के अंदर स्थितियां बना रहा है। बहुत सारी चीजें जो होती है, जो एक क्लास के अंदर एक शिक्षक के द्वारा संपादित होती है। तो ये जितनी भी अनुदेशन क्रियाएं होती हैं, ये सब कौशल कहलाती है, कौशल कहते हैं उसको। अब कौशल की जब हम बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि जब हमने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग में, जो सूक्ष्म शिक्षण था, वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1963 में एलन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, तो एलन के द्वारा जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया, तो उसी ने शिक्षण कौशलों के बारे में भी बताया कि शिक्षण कौशल कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण की बात की उसने। तो शिक्षण कौशल जो बताया उसने, वो उन्होंने, यानी कि एलन ने और रयान रयान इन दोनों ने शिक्षण कौशल बताए 14, टोटल जो बताया उन्होंने 14 कौशल बताए। उनके अनुसार शिक्षण के 14 कौशल होते हैं। उन कौशलों में पहला आता है नियोजित अभिप्रेरण कौशल, जिसे कि विन्यास कौशल भी कहा जाता है। यानी कि एक पाठ को तैयार करने के लिए जो भी तैयारी की जाती है, पूर्व तैयारी की जाती है, वो विन्यास कौशल के अंदर आती है। फिर दूसरा पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, संपूर्ति मॉडल जिसको कि क्लोजर कहते हैं, फिर मौन एवं अशाब्दिक संकेत, व्याख्यान कौशल, खोज प्रश्न कौशल, संप्रेषण की पूर्ण संबंधिता संबंधी कौशल, उदाहरण एवं प्रदर्शन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, नियोजित दोहरान कौशल जिसको कि हम पुनरावृत्ति भी कहते हैं, फिर अपसारी विकेंद्रीय कौशल, उच्च स्तरीय प्रश्न संबंधी कौशल, और पूरक व्यवहार की मान्यता संबंधी कौशल। इस प्रकार से इन्होंने 14 कौशल बताए उन्होंने शिक्षण के। अब हम देखते हैं कि इसके आगे कहाँ-कहाँ, किनके द्वारा कितने-कितने कौशल जो थे वो स्वीकृत किए गए। यानी कि क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हर व्यक्ति क्या होता है, अपनी तरह से उसमें नई चीज़ जोड़ता है, कुछ चीज़ काट देता है, किसी चीज़ कोई होता है वो उन्हीं के साथ में एक अपनी तरफ से नई चीज़ को जोड़ देता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है ना? संख्या, क्योंकि अब एक चीज़ आ गई तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन तो होना ही है उसमें। तो कहाँ-कहाँ, किस-किस ने कैसे-कैसे, किन-किन चीज़ों को स्वीकृत किया, क्या-क्या किया, इसके बारे में हम थोड़ा-सा ही देख लेते हैं। क्योंकि ये इसके ऊपर मैं प्रकाश थोड़ा-सा इसलिए डाल रही हूँ, थोड़ी-सी जानकारी आपको बिल्कुल संक्षिप्त में जानकारी से दे रही हूँ कि आपके कहीं कई बार ऐसा होता है कि रीट में हो या अपने सेकंड ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, तो इससे रिलेटेड कहीं कुछ डीपली क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रहे, इसी पर्पज से ये थोड़ा-सा मैंने इसको किया, वरना तो मैं सीधा प्रस्तावना कौशल ही शुरू करती। तो एक बार शिक्षण कौशल के बारे में इसीलिए थोड़ी-सी मैं संपूर्ण जानकारी आपको दे रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 14 शिक्षण कौशल आए गए, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। इसके बाद में भारत में CASE और MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, इन्होंने 21 शिक्षण कौशलों को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि 14 की जगह 21 शिक्षण कौशल होते हैं। फिर 1976 में डॉक्टर पासी ने 13 शिक्षण कौशल बताए। 1979 79 में डॉक्टर जंगीरा ने 20 शिक्षण कौशल के बारे में बताया। 1983 में डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर मोमगाइन, इन्होंने 15 शिक्षण कौशलों की बात की।
यानी कि सबने अपने अपनी तरह से अलग अलग शिक्षण कौशल बताया उन्होंने। उसमें 1976 में वी के पासी जो थे, डॉक्टर वी के पासी, इन्होंने जो 13 शिक्षण बताए, वो 13 शिक्षण कौन कौन से थे इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि मैंने कहीं एक आध दो बार प्रश्न भी पूछ पढ़े हैं कहीं कि वी के पासी ने कौन सा ये अपने शिक्षण कौशल दिया है या कौन सा शिक्षण कौशल उन्होंने अपने उसमें शामिल किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पढ़े हुए हैं। तो ये इसलिए इस 13 शिक्षण जो कौशल उन्होंने दिए हैं, वो कौन कौन से शिक्षण दिए हैं कौशल? इसके अंदर पहला शिक्षण कौशल दिया उन्होंने अनुदेशन, उद्देश्यों को लिखना, पाठ की प्रस्तावना, प्रश्नों की प्रवाहशीलता, अनुशीलन या खोजक प्रश्न, व्याख्या कौशल, उदाहरण दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, श्याम पट्ट का प्रयोग, समापन की प्राप्ति, व्यवहार की पहचान एवं ध्यान। तो ये इन्होंने 13 कौशल दिए। उसके बाद में 1983 में डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर वी के मिश्रा और डॉक्टर आभा ममगाइन ने 15 शिक्षण कौशल बताए। वो कौशल थे पाठ प्रस्तावना, व्यावहारिक उद्देश्य लिखना, शिक्षण बिंदु निकालना, प्रश्नों की प्रवाहशीलता, खोजक प्रश्न, श्यामपट्ट प्रयोग, पुनर्बलन, व्याख्या करना, उद्दीपन परिवर्तन, सक्रिय शिक्षक कथन, मूल्यांकन करना, वैयक्तिक भिन्नता की अनुरूपता, प्रभावी संप्रेषण, कक्षा कक्ष प्रबंध, समापन की प्राप्ति। अब ये तो इन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कौशल के बारे में बताया। लेकिन जब एक पाठ का नियोजन किया जाता है, तो शुरुआत से लगा करके पाठ के जो उद्देश्य बनते हैं वहां से लगा करके गृह कार्य तक के बीच में जो हम पूरी जो योजना बनाते हैं, उसके अंदर उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किन स्तरों पर ये उद्देश्य निर्माण होते हैं। तो पाठ के निर्माण के अंदर पाठ निर्माण के 4 स्तर माने जाते हैं, और उन 4 स्तरों के अंदर कौन कौन से उद्देश्य सम्मिलित होते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्तर आता है वो आता है हमारा पाठ नियोजन का स्तर, यानी कि योजना बनाना। सबसे पहली बात आती है ना, पाठ की योजना बनाते हैं। तो योजना बनाना पाठ नियोजन के स्तर पर सबसे पहले जो आता है, इसके अंदर जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य क्या है कि एक तो आता है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन संबंधी कौशल, कि जहां पर हम अनुदेशन के लिए हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। फिर आता है विषय वस्तु का चयन, क्या पढ़ाना है आज क्लास के अंदर, योजना बन रही तो उद्देश्य क्या बनेंगे, पाठ योजना, विषय वस्तु क्या रहेगी, तो विषय वस्तु का चयन। फिर आता है कि जब विषय वस्तु पढ़ानी है तो कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन। और फिर विषय वस्तु का संगठन, कि हम किस प्रकार से संगठित विषय वस्तु को करके हम पढ़ाएंगे, कि कैसे वो विद्यार्थी को हम अपना पाठ जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो ये पाठ नियोजन से पूर्व की योजना है ना। पाठ नियोजन करते समय में हम इन 4 उद्देश्यों की शिक्षण कौशलों की हम पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। दूसरा स्तर आता है पाठ प्रस्तावना स्तर, जहां पर कि हम पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चों को नया ज्ञान जो देना है, तो उसके पहले हम पूर्व ज्ञान का आकलन उनका कैसे करेंगे, ये जो होता है वो पाठ प्रस्तावना स्तर कहलाता है। तो पाठ प्रस्तावना स्तर पर जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उन उद्देश्यों के अंदर आता है विन्यास कौशल के अंदर विन्यास प्रेरण तथा उचित परिस्थितियां पैदा करना, कि यानी कि पाठ को प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार का क्लास के अंदर वातावरण निर्माण किया जाएगा, विद्यार्थी को हम नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए हम क्लास के अंदर किस प्रकार का वातावरण बनाएंगे, ये चीज आती है उसके अंदर। फिर आता है पाठ को प्रस्तावित करना, क्योंकि चूंकि ये प्रस्तावना कौशल है तो यहाँ पर केवल मात्र क्या आ गया कि पाठ को किस तरह से हम उसको प्रस्तावित करेंगे, बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। फिर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण स्तर पर, तीसरा स्तर है पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो हम पढ़ाना शुरू करें, प्रस्तावना हो गई, प्रस्तावना के बाद में हम जब अपना नया पाठ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर हम किन किन कौन कौन से कौशलों का उपयोग हम कर सकते हैं, तो उनकी उसके बारे में ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आता है कि प्रश्नों के निर्माण से संबंधित कौशल, प्रश्नों की प्रवाहशीलता संबंधी, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछने एवं वितरण संबंधी कौशल, अनुक्रिया प्रबंध से संबंधित कौशल, विकेंद्रीय प्रश्न कौशल,
प्रश्नों की भाषा एवं स्तर से संबंधित कौशल, व्याख्यान कौशल, व्याख्या कौशल, प्रदर्शन कौशल, वार्तालाप कौशल, उदाहरणों द्वारा दृष्टांत देने से संबंधित कौशल और शाम पट्ट प्रयोग से संबंधित कौशल, सहायक सामग्री प्रयोग संबंधी कौशल, मौन एवं अशाब्दिक संकेत प्रयोग संबंधी कौशल, पुनर्बलन कौशल, कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल, छात्र सहभागिता बढ़ोतरी कौशल, छात्र व्यवहार अभिज्ञान संबंधी कौशल। यानी कि प्रस्तुतिकरण जब हम पाठ का करते हैं तो उसके अंदर ही जितने भी कौशल बताए गए हैं, इन कौशलों का कहीं ना कहीं हम अंश रूप में कहीं न कहीं हम इसका प्रयोग करते रहते हैं। हमें ये भले ही पता नहीं होता है कि हम कहाँ किस चीज़ का प्रयोग किया हमने, लेकिन एक इन्होंने बारीकी से अध्ययन करके इतने सारे कौशल बताए हैं, इसमें से कुछ कौशलों का प्रयोग होता है, कहीं नहीं होता है। लेकिन अधिकांश रूप में होता है कि ये इन्होंने एक डीपली इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। लेकिन हम इन कौशलों का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? इतने सारे कौशल हैं, केवल मात्र इसके प्रस्तुतिकरण के समय में इतने सारे कौशलों का हम प्रयोग कर लेते हैं। एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। चौथा स्तर इसका जो आता है, वह है पाठ समापन का स्तर। पाठ के समापन स्तर पर इसके अंदर आता है पाठ समापन कौशल, नियोजन पुनरावृत्ति से संबंधित कौशल, गृह कार्य देने से संबंधित कौशल, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन से संबंधित कौशल और अधिगम कठिनाइयों के निदान एवं उपचार से संबंधित कौशल। ठीक है, यानी कि ये जितने भी पाठ के 4 स्तर के आधार पर इन्होंने जो जो भी कौशल बताए हैं, इन्होंने इन सभी कौशलों को एक समन्वित रूप में, शॉर्ट रूप में क्लास के अंदर एक शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सारे कौशलों का वो निर्माण भी करता है, उनका प्रयोग भी करता है क्लास के अंदर, और वो एक क्लास को प्रभावी बनाने का पूरी तरह से प्रयास करता है। तो ये मुख्य मुख्य कौशल होते हैं। और अब इन कौशलों के अंदर से मुख्य कौशल कौन से हैं, या दो दो तीन तीन कौशलों को समाहित करके एक साथ में किस प्रकार से किस कौशल का निर्माण किया गया है, हम क्लास के अंदर किन किन कौशलों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये संपूर्ण जानकारी तो वैसे तो आपने अपने प्रैक्टिकल प्रायोगिक कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा इसको, और हमने पढ़ा भी है इसमें। लेकिन जो मुख्य रूप से जो कुछ कौशल प्रयोग किए जाते हैं, उसके अंदर से जो आपके सिलेबस में कोर्स में दिए हुए हैं, उस कोर्स के आधार पर हम कुछ कौशल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, आपका व्याख्या कौशल है ना, श्याम पट्टू कौशल है, और इसके अलावा उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। तो इस तरह के कुछ कौशल हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी विस्तार से जाने। प्रस्तावना कौशल क्या होता है कि एक अध्यापक के द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने से पहले जो पूर्व क्रियाएं की जाती हैं, वो प्रस्तावना के अंतर्गत आती हैं। और इसके पीछे का कारण ये कह सकते हैं हम कि बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना, उनके साथ में भावनात्मक रूप से तारतम्यता के साथ में उसके साथ जुड़ना उसको। और ये इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि पाठ की सफलता और विफलता इसी पर आश्रित होती है, यहीं से पाठ की शुरुआत होती है। तो पाठ हमारा सफल कब होगा पूरी तरह से, या असफल कब होगा, तो इसकी जो जानकारी हमें जो मिलती है ना, वो इस प्रस्तावना जितनी प्रभावी प्रस्तावना होती है हमारी, उतना ही पाठ जो होता है वो हमारा सफल तरीके से प्रस्तुत हो जाता है। इस कौशल को प्रस्तावना कौशल तो कहते ही हैं, साथ में इसको पाठोपस्थापन कौशल भी कहते हैं इसको, और पाठ प्रस्तावना कौशल है ही है ये। विन्यास प्रेरणा कौशल भी इसको कहा जाता है, और प्रारंभिक उद्बोधन कौशल भी इसको कहते हैं। इसके 3-4 अलग-अलग तरीके से नाम है, कोई अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से इस चीज को क्या होता है परिचित करवाया जाता है, या अलग-अलग नाम दिया गया है इसको। तो ये प्रस्तावना कौशल के अंदर आता है। इसकी आवश्यकता अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों होती है कि एक तो आपका प्रस्तुतिकरण सही हो सके, सबसे पहली बात। दूसरा, विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना नए प्रकरण को पढ़ने के लिए। फिर आता है विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है, जो वो पहले पढ़ कर के आए हैं, या जो हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में वो पहले से कितना जानते हैं, कहाँ तक जानते हैं, किस सीमा तक वो जानते हैं, है ना, उनका स्तर क्या है जानने का। उससे आने वाले या जो नया प्रकरण हम शुरू कर रहे हैं उसमें जो दिया गया उसके साथ में उसको जोड़ना। तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, ये इसकी बात होती है। फिर जो हम प्रकरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको ठीक तरह से उसकी भूमिका बांध दें हम, कि भाई हम अब आगे ये पढ़ने जा रहे हैं। एक तो क्या होता है कि क्लास में जाते ही हम शुरुआत में कहते हैं, क्लास में शुरू होते ही कि चलो निकालो अपनी किताबें, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक हम होता है कि उनके बच्चों के स्तर को जान लेते हैं, तो बच्चा एक मानसिक रूप से भी तैयार हो जाता है कि हाँ हमें इसको आगे पढ़ना है। तो पाठ को ठीक तरह से प्रस्तावित करने के लिए हम करते हैं। फिर छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, क्योंकि जब एक क्लास में हम जाते हैं तो थोड़ा सा क्लास का वातावरण कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है, थोड़े बच्चे
मस्तियाँ कर रहे होते हैं, उछल-कूद कर रहे होते हैं, कुछ जगह पे नहीं बैठे होते हैं, कुछ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति होती है। तो वहाँ पर जाकर के बच्चों को क्लास के अंदर व्यवस्थित करना और उनको मानसिक रूप से प्रकरण पढ़ने के लिए और उस विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए हम प्रस्तावना करते हैं। इसके बाद में छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करना उसमें कि छात्र जो है वो हर चीज के लिए तैयार हो, वो हर हर बात के लिए अपना सहयोग दे सके, चाहे प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर रूप में, चाहे उसको किसी और कोई अन्य निर्देश दिया जा रहा है तो उस निर्देश का वो पालन करके अपना सहयोग को पूर्ण तरह से दे सके, इसके लिए होता है। फिर छात्र का ध्यान पाठ में लगाने के लिए कि छात्र जो है उसको ध्यान से पढ़े, इस चीज के लिए छात्रों को सक्रिय और जागरूक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रस्तावना का प्रयोग होता है। और छात्र व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को उभारने के लिए और उस विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रस्तावना करते हैं। और मेन रूप से जब बात करते हैं तो खास करके उनका ध्यान जो है वो जो प्रकरण प्रस्तुत किया जाना है, जो उस कालांश के दौरान उनको जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, उसके प्रति उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो जाए, इसके लिए हम प्रस्तावना जो है वो करते हैं। लेकिन अब जब प्रस्तावना करते हैं तो प्रस्तावना के लिए घटकों का होना जरूरी है, क्योंकि किस घटकों के आधार पर हम विद्यार्थी का मापन करेंगे कि विद्यार्थी जो है वो सही तरीके से अपने पाठ को कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये क्योंकि एक सूक्ष्म शिक्षण का पार्ट है ना? सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौशल सिखाए जाते हैं, एक-एक कौशल को अलग-अलग सिखाया जाता है। तो जो प्रशिक्षणार्थी है, वो अपने उस कौशल में कितनी कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, कितनी कुशलता उन्होंने प्राप्त की है, इसका मूल्यांकन करने के लिए घटकों का निर्धारण किया जाता है। और उन घटकों के आधार पर पर्यवेक्षण कर्ता जो होता है, वो उनका पर्यवेक्षण करता है, उनको देखता है और उसके आधार पर उनका मार्किंग करता है, उनको अंकन देता है उनको, और उसके आधार पर वो तय किया जाता है कि उसने अपने उस कौशल के अंदर कितनी कुशलता प्राप्त की है। तो ये घटक जो होते हैं, ये प्रशिक्षणार्थियों के मापन के लिए है, उनकी योग्यता को मापने के लिए कि उन्होंने कितनी कुशलता अर्जित की है। तो ये जो घटक होते हैं, ये घटक कौन कौन से हैं? ये सबसे पहला आता है कि पूर्व ज्ञान का उपयोग, यानी कि वो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान का आकलन वो सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए वो देखा जाता है इसके अंदर। फिर आता है उचित प्रविधियों का और तकनीकों का प्रयोग, कि वो प्रस्तावना करते समय में सही प्रकार की जो उसके प्रकरण से संबंधित जो भी उसको टेक्निक अपनानी चाहिए, क्या वो उसका सही तरीके से उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना जो हम करते हैं, वो प्रस्तावना पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं है कि हमने बच्चों से 2 प्रश्न पूछ लिए, 3 प्रश्न पूछ लिए और हमारी प्रस्तावना हो गई कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं, प्रस्तावना करने के यानी कि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले भूमिका बांधने के अलग-अलग तरीके होते हैं। अलग-अलग विषय वस्तु के आधार पर हम अलग-अलग तरीकों का प्रयोग इसके लिए करते हैं। बच्चों को क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि रुचिकर बनाना है, तो जब रुचिकर बनाते हैं तो वहां पर हम अलग-अलग चीजों का प्रयोग कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं कि कभी उदाहरण देकर के हम अपने पाठ की शुरुआत कर सकते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछ करके, कहीं हम कहानी कह करके कर सकते हैं, कहीं हम किसी कविता का छोटा-सा अंश प्रस्तुत करके और उस पर आधारित छोटे-छोटे प्रश्न पूछ करके और हमारे पाठ की प्रस्तावना की जा सकती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि छात्राध्यापक जो होता है वो स्वकथन के माध्यम से भी अपने पाठ की प्रस्तावना कर सकता है। एक शिक्षक स्वकथन के माध्यम से पाठ की प्रस्तावना करता है, यानी कि उसने जो चीज देखी है या पर्टिकुलर कोई कोटेशन पढ़ा है या पर्टिकुलर कोई ज्ञान की बात पढ़ी है, कोई प्रसंग पढ़ा है, उसने प्रेरणात्मक प्रसंग पढ़ा है, तो उसको अपने विषय से जोड़ने के लिए वो उसके आधार पर अपनी बात कहते हुए वो सीधा अपने प्रकरण पे आ जाता है कि आज हम इसी से संबंधित इस तरह की बात हम पढ़ेंगे। तो है ना, तो स्वकथन के माध्यम से कर सकता है। फिर नाटक अभिनय के द्वारा वो कर सकता है, प्रयोग प्रदर्शन कर सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट दिखा करके किसी चीज का प्रदर्शन करके वो कर सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए वो अपने पाठ की प्रस्तावना कर सकता है। छोटे छोटे मुहावरे, छोटी छोटी लोकोक्तियां, छोटी छोटी सूक्तियां, छोटे छोटे चुटगले, पहेलियां, इन सब चीजों के माध्यम से भी पाठ की प्रस्तावना की जा सकती है, कि जहां पर विद्यार्थी जो होते हैं वो रुचि के साथ में इसको सुनते हैं और वो अपने उत्तर देने के लिए वो तैयार रहते हैं। फिर पर्टिकुलर अगर कोई विशेष पाठ आ रहा है तो हम कोई हाल ही में कोई घटना घटी है या कोई पहले की घटना घटी हुई है, उससे संबंधित करते हुए उस घटना को सुना करके हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना कर सकते हैं। किसी चित्र की सहायता ले सकते हैं, किसी वस्तु विशेष की सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से, पर कहने का मतलब ये कि हमारा जो प्रकरण है, उस प्रकरण के अनुसार इतनी सारी चीजों में से और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ हो सकती हैं। तो इन चीजों में से हम कौन सी चीज उपयुक्त होगी, क्या प्रस्तुतिकरण का साधन हमारे लिए उपयुक्त होगा, इसका प्रयोग करते हुए जो है वो प्रस्तावना की जाती है। फिर तीसरे घटक के रूप में जो आता है वो आता है कि उचित श्रृंखलाबद्धता या प्रश्नों में तारतम्यता, कि जब आप
कोई चीज दिखा करके या कोई कहानी सुना करके या कोई कविता सुना करके या कोई नाटक अंश दिखा करके या नाटक करवा करके या कुछ प्रदर्शन करके आप चार्ट दिखाएं, आप चित्र दिखाएं, कुछ भी करके आप जो भी करते हैं उसके आधार पर जब आप प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान पर संबंधित, तो उन प्रश्नों के अंदर क्या होना चाहिए? तारतम्यता होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपने बताया गया है वहां से प्रश्न की शुरुआत करते हो, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, क्रमबद्धता के साथ में। ऐसा नहीं कि सबसे अंतिम वाला प्रश्न पहले पूछ लिया और फिर पहला प्रश्न सबसे लास्ट में आपने पूछ लिया, इस तरह से नहीं, है ना? तो तारतम्यता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर प्रस्तावना की अवधि, अवधि चूंकि 5 से 7 मिनट के लिए अवधि तय होती है उस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंदर, जब हम करते हैं इसका प्रयोग करते हैं, सीखते हैं, तो उस उपयुक्त अवधि के अंदर होना चाहिए। क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो क्लास कितनी होती है? 30 मिनट की, 35 मिनट की, अधिकतम 40 मिनट की, इससे ज्यादा क्लास नहीं होती है। तो उसके अंदर अगर आप 10 मिनट, 12 मिनट आप अगर प्रस्तावना भी ले लेते हैं तो आप दूसरी चीज पढ़ाएंगे क्या उनको, है ना? तो प्रस्तावना का जो तय सीमा है उसकी, उस सीमा के अंदर ही उसका समापन होना चाहिए, प्रस्थान हो जानी चाहिए पूरी तरह से। फिर छात्रों को उस प्रस्थान ऐसी हो कि प्रकरण पढ़ने के लिए उनको प्रेरणा मिले, उनमें उत्साह जागृत हो, उनमें रुचि जागृत हो और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। फिर अध्यापक की क्रियाएं, अध्यापक किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है किसी भी बात को। एक तो होता है कि बिल्कुल रूढ़ तरीके से प्रस्तुत करता है, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, कुछ नहीं, और बस एक जैसे कि मार पीट के खड़ा कर दिया हो कि भाई तेरे को तो पढ़ा नहीं है इसको। तो एक तो उस तरह से एक खुश मिजाज होकर के, बिल्कुल चेहरे पर प्रसन्नता ला करके, उत्साह के साथ में जब वो खुद इस चीज को प्रकट करता है तो बच्चे भी उत्साहित होते हैं उसको देख करके कि हाँ, टीचर मुझे पढ़ा रहा था, हमें भी अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना? तो उसकी स्पष्टता, भाषा की उसकी स्पष्टता होना, ये सब होना जरूरी। तो इसके आधार पर हम देखते हैं, इसके सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंदर कौशलता को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। और साथ में आता है कि उद्देश्य कथन की स्पष्टता, कि जब आपकी प्रस्तावना पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात उद्देश्य कथन करना। उद्देश्य कथन क्या? कि आज हम इस विषय में, इसके बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर कोई कविता है तो इस कवि की लिखी हुई इस कविता के बारे में, इस कवि की लिखी हुई कवितांश के बारे में आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि इन्होंने इसके बारे में क्या क्या बताया, क्या नहीं बताया। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर किसी गुण विशेषता के बारे में बता रहे हैं तो आज हम इसकी गुण और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आप प्रकरण के अंदर, उस कालांश के अंदर जो चीज भी पढ़ाई जानी है उसका उल्लेख जो है वो उद्देश्य कथन में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। कि हम उद्देश्य कथन बोलें तो स्पष्टतः बोलें कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो इस उद्देश्य कथन को करते हुए हमारी प्रस्तावना प्रकरण लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद हमारी प्रस्तावना कौशल जो होता है वो पूर्ण होता है। तो ये एक प्रस्तावना कौशल है जिसके के अंदर पाठ प्रस्तुत करने से पहले शुरुआत पाठ की यहीं से होती है। और इस प्रस्तावना के अंदर अगर आप कुशल हो गए, प्रस्तावना बनानी आ गई, आप पाठ को प्रस्तुत करना आ गया, बच्चों के सामने भूमिका बांधना आ गया, तो एक शिक्षक कभी असफल नहीं होता है क्लास के अंदर जाकर के पढ़ाने से। तो ये प्रस्तावना कौशल है हमारा। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लग रहा है, किस प्रकार से आप और अधिक पढ़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। और जो कुछ भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो कुछ भी लग रहा है, कमेंट करें, बताएं तो एक अच्छा लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।